हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोलाइसिस को अफेक्ट करते हैं और उन फैक्टर्स की वजह से प्रोडक्ट एनोड और कैथोड पर क्या बनते हैं वो चेंज हो जाते हैं। हमने स्टडी की और हमने एक एग्जांपल भी स्टडी किया इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब हम कुछ और एग्जांपल्स इलेक्ट्रोलाइसिस के आगे स्टडी करते हैं। उन्हीं एग्जांपल्स में जो एक एग्जांपल हम पढ़ चुके थे, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड लेकर के हमने स्टडी स्टार्ट की थी। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब हम यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस कि इलेक्ट्रोड किस टाइप का लिया है, एक्टिव है या पैसिव है। या ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया है। जब भी इनर्ट इलेक्ट्रोड आपके सामने आ जाए तो हमारा कंसेप्ट था कि हम वहां पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्जिंग करते हैं। प्रेफरेंशियल डिस्चार्जिंग का मतलब होता है कि जिसमें अगर आयंस एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा टाइप के हैं, एनाइंस या कैटाइंस, तो इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर उनमें से कौन पहले डिस्चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल डिस्चार्जिंग। तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्जिंग होती है बेटा। इस प्रेफरेंशियल डिस्चार्जिंग में हम लोग डिस्चार्ज पोटेंशियल कंपेयर करते हैं। तो इस प्रेफरेंशियल डिस्चार्जिंग के लिए हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल। और हम ये यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल आप जनरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, नॉट स्ट्रिक्टली। ये अभी हम आगे बात करेंगे। तो डिस्चार्ज पोटेंशियल्स के मैंने आपको ऑर्डर लिखवाए हुए हैं और उन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप ये पता करोगे कि एनोड पर कौन कौन से एनाइंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं जो मूव करेंगे। तो इस एनाइंस यहाँ पर एनोड की तरफ इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के आयोनाइजेशन से हमें सल्फेट आयन मिलेगा। ओके बेटा। और हमें यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन होने की वजह से वाटर का OH- भी मिलेगा। हम लोग ये जानते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर जो आपको मैंने लिखवाया प्रीवियस वीडियो में, वहां से अगर आप देखें तो आप देखोगे कि SO4 का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होता है। दैट इज, ये क्लियर हो गया कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। दैट इज डिस्चार्जिंग यहाँ पर सल्फेट आयन की ना होकर के OH- आयन की होगी। और यहाँ पर एनोड पर वो रिएक्शन किस तरह से होगी, डिस्चार्जिंग मींस जो आयन है वो अगर एनायन है तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा, और अगर वो कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन लेकर दैट इज रिड्यूस होकर के वो न्यूट्रल में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है वाटर और ऑक्सीजन में, +4 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से रिलीज कर देगा। तो बेटा जी यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि एनोड पर रिएक्शन क्या होगी। अगर आप इसी तरह से कैथोड पर ऑब्जर्व करते हो तो कैथोड पर कैटाइंस मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में, हम स्टडी कर चुके हैं। पर यहाँ पर कैटाइंस कितने हैं, एक तो कैटाइन हमें यहाँ पर मिल रहा है कॉपर Cu2+, और दूसरा हमें यहाँ पर कैटाइन मिलेगा, वो मिलेगा वाटर का H+। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऑर्डर में Cu2+ का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है H+ से। तो इसका मतलब यहाँ पर डिस्चार्जिंग जो होगी वो पहले कॉपर की होगी। तो यहाँ पर कैथोड पर डिस्चार्जिंग में कॉपर डिस्चार्ज कैसे होगा, रिडक्शन कैसे होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस तरह से जो एक्वस सॉल्यूशन में है Cu2+, वो कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें कुछ पिक्चर्स क्लियर हो रही हैं, और वो ये है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस आगे बढ़ेगी वैसे वैसे Cu+ यहाँ से डिपॉजिट हो रहा है सॉल्यूशन में से। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन ओवरऑल कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट की डिक्रीज होगी।
लेकिन बेटा जी आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि यहाँ पर जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो Cu2+ और OH- हो रहे हैं। दैट इज सॉल्यूशन में सल्फेट आयंस जितने थे वो अभी भी मेंटेन है, लेकिन OH के डिस्चार्ज होने की वजह से सॉल्यूशन में HN कंसेंट्रेशन लगातार बढ़ती रहेगी। तो HN कंसेंट्रेशन लगातार इंक्रीज होगी और इसके इंक्रीज होने की वजह से सॉल्यूशन का पीएच डिक्रीज होता रहेगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर जो है वो लगातार इंक्रीज होती रहेगी। ओके बेटा जी। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि अगर कंप्लीट कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो जाए, सारा कॉपर अगर डिपॉजिट हो जाए, तो फाइनली हमें H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। ओके बेटा, तो अगर आप लोगों से प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट पूछा जाए तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स को 3 तरह से मेंशन कर सकते हो। एट एनोड ऑक्सीजन गैस बन रही है, H2O तो ये वाटर से ही आ रहा है, वाटर में मिल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट तो नहीं माना जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम एक कॉपर है वो हमें कैथोड पर मिल रहा है सॉलिड में, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स आपसे अलग अलग भी पूछ सकता है कि इस एक्वस कॉपर सल्फेट की प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेने पर इलेक्ट्रोड जो है उनमें एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा या कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप इन दोनों के जवाब दे सकते हो, एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर कॉपर। लेकिन अगर आपसे ओवरऑल पूछे जाए प्रोडक्ट्स, तो आप उन प्रोडक्ट्स में H2SO4 भी मेंशन कर सकते हो। इट इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फाइनली हमें कॉपर सल्फेट के बजाय H2SO4 का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें, वो ये है कि Cu2+ जो आयंस होते हैं इनका कलर एक्वस में जो होते हैं इनका कलर ब्लू होता है। इनकी वजह से कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है वो ब्लू होता है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस आगे चलेगी कॉपर आयंस तो गायब हो जाएंगे, ये कॉपर में डिपॉजिट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस से जो ब्लू सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का वो बाद में हमें कलरलेस नजर आएगा, क्योंकि वो ब्लू कलर की जो वजह थी क्यूप्रिक आयंस वो डिपॉजिट हो चुके। तो हम यहाँ पे इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं और फाइनली ये लिख सकते हैं कि द कलर ऑफ solution gets changed from blue to colorless। सॉल्यूशन ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा? हो तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जब आपको चेक करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इलेक्ट्रोड की नेचर चेक करनी है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है या पैसिव इलेक्ट्रोड है। और अगर वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो वही मटेरियल एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा और वही कैथोड पर रिड्यूस होगा। सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये सारी बातें डिटेल में कर चुके हैं। और अगर यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया जाता है तो आप लोगों को ये चेक करना है कि उसमें नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस की टाइप ज्यादा तो नहीं है। अगर एक ही है तो नो प्रॉब्लम, कैटाइन एट कैथोड रिड्यूस कर दो और एनाइन टू एनोड वहां जाकर के उससे ऑक्सीडाइज कर दो। लेकिन अगर कैटाइन से एक से ज्यादा टाइप के हैं तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्जिंग आपको करनी होगी। डिस्चार्ज पोटेंशियल कंपेयर करोगे, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो रिड्यूस होगा, दूसरे पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपका एनोड पर ऑक्सीडाइज होना है तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो ऑक्सीडाइज पहले हो जाएगा, जिसका ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो मैं अभी अदर एग्जांपल्स और आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल्स में अब हम यहाँ पर लेते हैं Na2SO4 का। अगर मैं यहाँ पर Na2SO4 का एग्जांपल लूँ बेटा इसी में, तो मैं यहाँ पर थोड़ा पार्ट इसका इरेज करता हूँ। मैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 चेंजेस आप देख लें। मैं यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 यूज कर रहा हूँ और वही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेकर के अगर आप इसमें देखोगे बेटा तो इस केस में यहाँ पर ये पहला केस सेम रहेगा सल्फेट और OH का, क्योंकि सल्फेट आयन और OH माइनस आयंस बनेंगे। दिस रिएक्शन विल बी रिमेन सेम। बट कैथोड पर हम देखते हैं तो कैथोड पर अब वाटर के H+ के साथ साथ सोडियम आयंस है। हमें Na2SO4 से क्या मिलेगा? Na+ आयन मिलेगा। और बेटा ये हम पढ़ चुके हैं कि Na+ आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल जो होता है वो H+ से ज्यादा होता है। और अगर वो H+ से ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर अब H रिड्यूस होगा, Na रिड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाएगी
और यहाँ पर क्यूप्रिक के बजाय H प्लस रिड्यूस होगा। ओके बेटा जी, जब यहाँ पर H प्लस रिड्यूस होगा तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2H प्लस एक्वस सॉल्यूशंस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ द प्रोडक्ट एट कैथोड इज H2 एंड प्रोडक्ट ऑफ एनोड रिमेन सेम ऑक्सीजन O2। ये प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पर, लेकिन अगर आप ओवरऑल रिएक्शन पे ध्यान दें, मैं एक बार आपको मेंशन कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है बेटा जी, अब यहाँ पर Na2SO4 जब मैंने लिया है तो वाटर का ही OH माइनस हुआ यहाँ पर ऑक्सीडाइज डिस्चार्ज और वाटर का ही H प्लस डिस्चार्ज हुआ है। इसका मतलब सोडियम और सल्फेट आयंस जो मैं Na2SO4 से मिल रही थी वे उनकी नंबर चेंज नहीं होगी, लेकिन लगातार वाटर के डिस्चार्ज होने की वजह से वाटर का वॉल्यूम कम होगा, और अगर वॉल्यूम कम होता है नंबर ऑफ मोल सेम रहे तो उस समय क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर Na2SO4 जो है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर सकते हैं, Na2SO4 की कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, बट वाटर के H और OH दोनों ही डिस्चार्ज हो रहे हैं। दैट इज ओवरऑल सॉल्यूशन में H और OH दोनों की रिलेटिव कंसंट्रेशन जो है वो सेम रहेगी जितनी पहले थी, दोनों के कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इट मीन सॉल्यूशन की जो पीएच है वो सेम रहेगी, HN कंसंट्रेशन जो थी वो सेम रहेगी बेटा, और जो नेचर है सॉल्यूशन की वो सॉल्यूशन की नेचर भी सेम रहेगी। ओके बेटा हो, और यहाँ पर प्रोडक्ट में और हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो बन रहे हैं एनोड और कैथोड पर, उसके अलावा कोई और अदर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर Na प्लस आयन का और सल्फेट आयन का अपने में कोई कलर नहीं होता, इसलिए सॉल्यूशन का कलर है वो कलरलेस पहले था, बाद में भी कलरलेस ही रहेगा। यहाँ पर इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप देखते हो प्रोडक्ट्स या कलर या नेचर या पीएच किस तरह चेंज होते हैं। तो अब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो pH and concentration remain same, pH remain same, and the nature of solution also remains same। ये भी सेम रहेगी। आपको यहाँ पर एक प्रीवियस जो +1 में आप पढ़ते हो उसकी नॉलेज थोड़ी यहाँ पे ऐड कर दूं। अगर कोई भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है, दैट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट होता है, तो इसके एक्वस सॉल्यूशन की पीएच जो होती है वो 7 होती है, दैट इज सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है। ये Na2SO4 NaOH और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से मिलके बना है, इसलिए सॉल्यूशन की HN कंसंट्रेशन सेम रहेगी जितनी पहले थी, इलेक्ट्रोलाइसिस से फर्क नहीं पड़ेगा, और pH 7 दैट इज 7 ही रहेगी। नेचर इसकी न्यूट्रल थी, सॉल्यूशन न्यूट्रल नेचर का था, न्यूट्रल ही रहेगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस तरह से +1 की कुछ बातों को जोड़कर भी आपसे पूछा जा सकता है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में HN कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है। ये डेटा आपको +1 से याद रखना है। ओके बेटा जी, अगर हम इसी में आगे थोड़ा सा आपको बता दें जो आपके लिए बहुत जरूरी बात होगी, और वो ये है कि ये जो मैंने आपसे इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल थर्ड करवाया है, थर्ड एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ Na2SO4, ये आपके जेईई के एग्जाम्स में अब तक 2 बार पूछा जा चुका है, एक बार 87 में और एक बार 96 में। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स चेक कर सकते हो। तो इस तरह से किसी भी कंपाउंड की इलेक्ट्रोलाइसिस आपसे पूछी जा सकती है। मैं अगर इसी इलेक्ट्रोलाइसिस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, और अब यहाँ पे मैं 4th एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आप एक बार ध्यान से देखें, मैं इस पेज को इरेज कर रहा हूँ और आप 4th एग्जांपल में आप देखोगे बेटा जी। तो अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ कॉपर सल्फेट की, लेकिन अब मैं एक्वस सॉल्यूशन लेने के बजाय मोल्टन स्टेट में, दैट इज प्योर है, और प्योर लिक्विड में मैं मोल्टन कॉपर सल्फेट यूज कर रहा हूँ बाय यूजिंग अगेन कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर मैं यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूँ बेटा जी, तो आपको ध्यान रखना है स्पेशली कि ये अब एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और जब एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो मैंने बताया था कि एनोड पर कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा, दैट इज CuS सॉलिड में जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। इसको हम एक्वस नहीं कह सकते बिकॉज एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, मोल्टन है, लिक्विड स्टेट में। और ये जो कॉपर था ये भी लिक्विड स्टेट में ही है आपका, ये सॉलिड है, इलेक्ट्रोड जो हमने लिया हुआ है कॉपर का वो, तो ये उस लिक्विड स्टेट में आ जाएगा बाय रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स।
और कैथोड पर कॉपर ही रिड्यूस होगा, जो लिक्विड स्टेट में है Cu2+, ये उस इलेक्ट्रोड पे जाकर के Cu+ सॉलिड में डिपॉजिट हो जाएगा बाय द गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कॉपर ही रिमूव होगा एनोड से और कॉपर ही कैथोड पे जाकर रिड्यूस होकर डिपॉजिट होगा, और कोई इसमें प्रोडक्ट्स की अलग बात नहीं है। लेकिन अगर मैं सेम एग्जांपल यहाँ पर लेके चल रहा हूँ फिफ्थ, और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस ले रहा हूँ किसी मोल्टन की, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन CuSO4 कॉपर सल्फेट की, बट नाउ आई एम यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड है बेटा जी, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में एनाइंस टुवर्ड्स एनोड और कैटाइंस टुवर्ड्स कैथोड मूव करते हैं। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर एनाइंस मूव करेंगे, दैट इज सल्फेट आइंस मूव करेंगे, और ये वहां पर जाकर के SO4 में कन्वर्ट होंगे बाय द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बस सल्फेट SO4 मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता, ये ब्रेक हो जाएगा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। तो अगर आपसे पूछता है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ मोल्टन कॉपर सल्फेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो आपका आंसर हुआ एनोड पर हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कैथोड पर, तो कैथोड पर अब यहाँ पर केवल कॉपर आयन है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस होगा Cu2+ में। तो आपको याद रखना है कि जब भी पैसिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो एनाइन एनोड पर और कैटाइन कैथोड पर जाकर के डिस्चार्ज होते हैं। मोल्टन कॉपर सल्फेट से हमें केवल एक ही टाइप का कैटाइन मिलेगा Cu2+, केवल एक ही टाइप का एनाइन मिलेगा सल्फेट। इससे क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्जिंग चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हम तभी चेक करते हैं जब नंबर ऑफ कैटाइंस या एनाइंस ज्यादा टाइप के हों। अगर एक ही कैटाइन है एक ही एनाइन है तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके बेटा जी। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल्स को फर्दर आगे बढ़ाऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपके सामने अब लेके चल रहा हूँ, और वो हम NaCl के एग्जांपल लेके चलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इस पेज को इरेज करके मैं आगे बढ़ाता हूँ। हम नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर 6 लेके चल रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। इस एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस मैं अलग अलग इलेक्ट्रोड लेके करूंगा। सबसे पहले करूंगा इसको मैं बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो मैंने जैसा आपको बताया कि जब भी आपका पैसिव इलेक्ट्रोड यूज हो रहा हो, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज हो रहा हो, तो आपको चेक करना है कि कौन कौन से एनाइन सॉल्यूशन में है। तो इस सॉल्यूशन में एक H+ है और एक Na+ है। सॉरी, एनाइंस चेक करने आपको एनोड के लिए, तो एनाइंस यहाँ पर OH- वाटर से और Cl- NaCl से मिलेगा। इसी तरह से आपको कैथोड पर चेक करना है, तो कैथोड पर आपको जो कैटाइंस चेक करने हैं तो वाटर से H+ और NaCl से Na+। अगर हम इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल कंपेयर करें तो आपको पता है कि OH से Cl- कम होता है, Na+ से H+ कम होता है। इससे क्लियर हो गया कि डिस्चार्जिंग एनोड पर Cl- की और कैटाइन और कैथोड पर H+ की डिस्चार्जिंग होगी, क्योंकि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, ये ऑर्डर जो मैंने लिखा है वो डिस्चार्ज पोटेंशियल का है। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है इट इज ऑल्सो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल। आप कंफ्यूज मत होना कभी, उसकी डिस्चार्जिंग होती है। तो अगर मैं इनको डिस्चार्ज करता हूँ यहाँ पर, तो Cl- डिस्चार्ज कैसे होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये Cl2 गैस में कन्वर्ट होगा बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये Cl2 गैस। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2 क्लोरीन लेता हूँ एक्वस में, और कैथोड पर H+ जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन होगा इनका इन एक्वस सॉल्यूशंस का H2 गैस में। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेकर के इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर प्रोडक्ट्स क्या बनेगा एनोड पर, तो आप बताओगे क्लोरीन गैस। कैथोड पे क्या बनेगा तो आप बताओगे H2O हाइड्रोजन गैस। और टोटल आपसे कहा जाए तो दीज आर द प्रोडक्ट्स एट इलेक्ट्रोड्स। लेकिन अगर आप ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करें तो आप देखोगे कि हमारे पास OH- बच गया और यहाँ पर Na+ बच गया। तो ओवरऑल आप एक कह सकते हो प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट आप और मेंशन कर सकते हो। फाइनली प्रोडक्ट में NaOH का एक्वस सॉल्यूशन भी मिलेगा। इट इज ऑल्सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaOH।
इस तरह से हम NaOH को बना भी सकते हैं और इसको हम इंडस्ट्रियल मेथड की तरह यूज भी करते हैं NaOH को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो देयर आर 3 प्रोडक्ट्स, लेकिन आप समझते हो NaOH एक बेस है, इसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस आगे बढ़ेगी यहाँ पर pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे बेसिक मीडियम होता है, नेचर है वो और ज्यादा बेसिक होती जाएगी, दैट इज बेसिक नेचर भी इंक्रीज होती जाएगी सॉल्यूशन की। pH इंक्रीज का मतलब होता है H एंड कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती जाएगी। OH एंड कंसंट्रेशन इंक्रीज, दैट इज H एंड कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। ओवरऑल कंसंट्रेशन जो NaCl आपने लिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइट वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि अब वो NaCl नहीं बचा, Cl उसमें से गायब हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है Cl2 गैस में। इस तरह से आपसे बहुत सारी बातें पूछी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको स्पेशली याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चल रहा हूं मैं, और मैं 7th में यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ बेटा जी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl by using मरकरी इलेक्ट्रोड। ये यहाँ पर एक बात आपको स्पेशली याद रखनी है कि जब भी हम एक मरकरी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, आप स्पेशली याद रखना इसको। मैं इसको इंपॉर्टेंट साइन करके आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ। डिस्चार्ज पोटेंशियल जब हम मरकरी इलेक्ट्रोड लेते हैं तो Na+ का कम होता है H+ से, क्योंकि जो सोडियम है वो मरकरी के साथ मिलके एक एलॉय बनाता है, मरकरी लिक्विड है, इसमें ये डिजोल्व होता चला जाता है। जैसे कैथोड पे सोडियम डिस्चार्ज होके बनेगा Na+ से Na, ये मरकरी लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगा और इस एलॉय को हम सोडियम अमलगम बोलते हैं। तो सोडियम अमलगम बनने की इस प्रॉपर्टी, इसकी सोडियम की मरकरी में सॉल्युबिलिटी की वजह से सोडियम आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल H+ से कम होता है। इसलिए बेटा जी यहाँ पर एनोड पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट एनोड अगर आप बात करो तो रिएक्शन सेम रहेगी जो आपने यहाँ पे लिखी थी, और आप इसको रिपीट कर सकते हो, दैट इज एनोड पर आपको क्लोरीन गैस ही मिलेगी एज प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप कैथोड पर बात करते हो तो कैथोड पर जैसा कि मैंने कहा डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर अब चेंज हो गया, आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। H+ का पहले कम था, अब Na+ का कम है, तो यहाँ पर सोडियम डिस्चार्ज होगा और Na+ जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस होकर के कैथोड पर सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा, जो मरकरी में डिजोल्व होकर के सोडियम अमलगम बना देगा। ओके बेटा जी, इस तरह से आपको ये एक एक्सेप्शनल केस भी मान के आप इसको याद रख सकते हो। केवल सोडियम के लिए बात है और किसी के लिए नहीं है। अगर मैं एग्जांपल्स को फर्दर आगे बढ़ाऊं तो मैं NaCl में ही अगला एग्जांपल यहाँ पे ले सकता हूँ कि अगर सॉल्यूशन में NaCl का एक्वस के बजाय मेंशन कर दूं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या मेंशन कर दूं बेटा, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लेके चल रहा हूँ 8। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वेरी डाइल्यूट aqueous NaCl by using platinum electrode। अगर मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूँ, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहा हूँ, लेकिन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज कर रहा हूँ NaCl का, तो यहाँ पर आप एक चीज नोट कर लें जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं हो, और किसी भी सॉल्ट के लिए या इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट आपसे पूछे तो आप बता सको, और वो क्या है ये आप स्पेशली याद रखें। when a very dilute solution of any electrolyte, आप कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हो, चाहे वो आपका NaCl हो, चाहे वो Na2SO4 हो, चाहे फिर वो KCl हो, या आप यहाँ पर कोई सा भी Ni कॉपर सल्फेट, इवन आप H2SO4 ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, एनी एटसेट्रा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, एनी इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है देन वाटर गेट इलेक्ट्रोलाइज्ड। तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर की होती है, आप ये याद रखें, दैट इज उस इलेक्ट्रोलाइट के आयनों की डिस्चार्जिंग नहीं होगी, केवल वाटर की होगी। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब यह है कि वाटर का ही H+ रिड्यूस होगा कैथोड पर
और वाटर का ही OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर। तो एनोड पर क्या होगा बेटा जी, एनोड पर वाटर का OH माइनस है वो H2O प्लस O2 गैस बाय रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पर वाटर का ही H प्लस है वो रिड्यूस होगा 2H2 गैस। आप यहाँ पर अगर आपसे कभी भी पूछा जाए किसी भी सबस्टेंस के वेरी डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट के वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्ट, तो एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर हाइड्रोजन, आपके यही आंसर रहेंगे ऑलवेज, ये कभी चेंज नहीं होना है। ओके बेटा जी, पर एक बार आप थोड़ा सा यहाँ पे और समझ लिया करो कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो होगा वो ऑक्सीजन से डबल होगा सेम कंडीशंस पर, टेम्परेचर प्रेशर की पर, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल ऑक्सीजन पर 2 मोल हाइड्रोजन बन रहे हैं। रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:2 का रहेगा। और यहाँ पर जो भी आपने सॉल्यूशन यूज किया हुआ है वेरी डाइल्यूट, इसका धीमे धीमे कंसंट्रेशन उस इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस से वाटर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा सॉल्यूशन का, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखें, आप कभी भी NaCl करके याद न रटें। NaCl नहीं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जा सकता है, बट इफ सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, फॉर एग्जांपल अगर आप वेरी डाइल्यूट H2SO4 को करते हो इलेक्ट्रोलाइज, तो भी आपके प्रोडक्ट्स यही रहेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, मैं यहाँ पर अब H2SO4 की बात चली है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे H2SO4 का भी हम ले लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस में H2SO4 की करता हूँ नॉट डाइल्यूट, मैं कंसंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन लेता हूँ ऑफ H2SO4 बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो डिस्चार्ज होने के आयंस के चांस बढ़ जाते हैं। तो उस केस में बेटा जी जो कैथोड पर रिएक्शन है वो सेम रहेगी, बट एट एनोड, एनोड पर अब सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होगा, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये H2O8 माइनस में कन्वर्ट होगा बाय द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट्स क्या होंगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेने पर, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर, तो अब आपका आंसर हो जाएगा एनोड पर H2O8 माइनस आयन, और एट कैथोड पर वही हाइड्रोजन गैस जो आपने रिएक्शन लिखी थी सेम रिपीट होगी। ओके बेटा जी, क्योंकि हमें इस एक्वस H2SO4 के वाटर से H कहो या H2SO4 से H कहो, केवल एक ही टाइप का कैटायन है H+। तो यहाँ पर अब कंसंट्रेट सॉल्यूशन में OH माइनस जो है उसकी डिस्चार्जिंग नहीं होगी। तो इस तरह से आपको मैंने बताया था इससे प्रीवियस वीडियो में कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? मैं इन्हीं एग्जांपल्स को थोड़ा सा और आगे एक और बढ़ाऊं, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो इन एग्जांपल्स में बेटा जी मैं NaCl अगर मोल्टन ले लूं, मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं, पेज को इसको इरेज कर रहा हूं, तो आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं। नाउ द एग्जांपल नंबर इज 10th। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ molten NaCl by using प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। वापस फिर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या लिया है बेटा, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है, लेकिन ये मोल्टन NaCl से क्लियर है कि मुझे यहाँ पर केवल एक ही कैटायन Na+ और केवल एक ही NaCl- मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्चार्जिंग सिर्फ इन्हीं की होगी, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर एनोड पर क्या होगा बेटा, इसकी डिस्चार्जिंग से Cl2 गैस बनेगा एट एनोड। अब आप इन चीजों को डायरेक्ट कर सकते हो, और यही आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट जो अप्रोच होगी वही आपके काम आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टाइम कम, बहुत कम मिलता है, तो आपको टाइम भी अपना बचाना है। तो कैथोड पर कैटायन का रिडक्शन सोडियम मिलेगा। इस तरह से बेटा इसका यूज क्या है कि इस तरह हम इस टाइप की मेटल्स जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मेटल्स हैं, जिनको कोई और रिड्यूस नहीं कर सकता,
उनको हम लोग इनके कंपाउंड में से इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं। दैट इज इनके इसको अगर मैं और मानूं तो और में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स, मोल्टन ओर्स, उनके मोल्टन ओर में से हम इनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और इस चीज को आप लोग पढ़ोगे मेटलर्जी में और डिटेल में। मेटलर्जी इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर। तो हम इस तरह से हम मेटलर्जी में इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं और इस तरह से सोडियम मेटल बना सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम एटसेट्रा। तो आप बता सकते हो बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन ओर्स। कोई भी और उनका ओर दैट इज सॉल्ट होगा, आप उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस से इन्हें बना सकते हो। किस पर मिलेगी वो? कैथोड पर। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये एक और इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रोलाइसिस का कि मेटलर्जी में काम आता है। मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जो आपके काफी काम आएगा +2 में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, +1 में भी। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ बेटा ऑफ सोडियम एल्केनोएट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, इसके एक्वस सॉल्यूशन का बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अगर मैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करके मैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग हमने क्या लिया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है। तो आपको आइंस पता करने, कौन कौन से आइंस हैं इसके अंदर बेटा। अगर मैं एनाइंस की बात करूं तो एक आपका CH3CO- होगा एनायन, और एक वाटर का OH- होगा। ओके बेटा जी। और अगर इसी तरह से मैं यहाँ पर कैटाइंस की बात करता हूँ तो एक Na+ होगा और एक वाटर का H+ होगा। अगर मैं इन दोनों के डिस्चार्ज पोटेंशियल को मैं शॉर्ट में डिस्चार्ज पोटेंशियल ऐसे लिख देता हूँ। अगर मैं इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल कंपेयर करूँ तो मैंने आपको ऑर्डर मेंशन किया हुआ है, वहां पर डिस्चार्ज पोटेंशियल इस एल्किनोइड आयन का कम होता है और इन दोनों में यहाँ पर H+ का कम होता है। तो इससे क्लियर हो गया कि कैटाइंस कहाँ पर होते हैं बेटा, कैथोड पर डिस्चार्ज वहां पहुंचते हैं, और एनाइंस जो है वो एनोड पर पहुंचकर वहां डिस्चार्ज होते हैं। तो एनोड पर कौन डिस्चार्ज होगा? एनोड पर एल्कोनेट आयन डिस्चार्ज होंगे। ये पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, RCO में कन्वर्ट होंगे, ये स्टेबल नहीं होता तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है RR +2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, और ये यहाँ पर इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देगा। इसको हम बोलते हैं बेटा जी एल्केन। तो इस तरह से हमें एल्केन मिलेगी। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कैथोड पर, तो कैथोड पर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एल्केनोइड, तो आप यहाँ पे बताओगे कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर एल्केन और CO2 गैस। एल्केन अगर छोटा है तो ये भी गैस होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, अगर R की जगह पर आप CH3 मान ले बेटा, तो CH3COONA नाम सुना होगा आपने, सोडियम एसीटेट। तो अगर मैं सोडियम एसीटेट के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ तो कैथोड पर CH3 दैट इज एथेन बन जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट में इथेन बनेगा। एनोड पर CO2 गैस बनेगी, इथेन भी गैस होती है, और कैथोड पर H2 हाइड्रोजन गैस बनेगी। और फाइनली मुझे जो सॉल्यूशन मिलेगा, आप देखो Na+ बचेगा यहाँ पर जिसकी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हुई, और एक OH- बचेगा इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हुई। तो इस प्रोडक्ट में मैं यहाँ पर NaOH भी मेंशन कर सकता हूँ। ओके बेटा जी। तो अगर आपके सामने RCH3 ले लिया मैंने, मैं इसी तरह कोई और भी ग्रुप ले सकता हूँ, दैट इज कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, जिससे आपका सिर्फ एल्केन चेंज हो जाएगा कि एथेन की जगह पर कोई और बन जाएगा। ओके बेटा, इज दैट क्लियर? इस सॉल्यूशन में भी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस NaOH की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, NaOH बनने की वजह से pH राइज करेगा, दैट इज HN कंसंट्रेशन कम होगी, नेचर बेसिक होती जाएगी। अगर मैं इन्हीं एग्जांपल्स में हम आगे बात करें तो मैं आपको 2
होमवर्क के तौर पे दे सकता हूं, आप लोग खुद उसके प्रोडक्ट बताएं और उनके प्रोडक्ट्स को आप लोग इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने आंसर्स मेंशन कर सकते हो, या मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं वहां से उसको चेक कर लूंगा। तो आगे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, यू हैव टू फाइंड प्रोडक्ट एट इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड पर सेपरेटली बताना आप लोग, इलेक्ट्रोड्स पर क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे नेचर ऑफ सॉल्यूशन पर क्या फर्क पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस, पीएच सॉल्यूशन की किस तरह से चेंज होगी, ये आप लोग बताओगे फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaNO3 aqueous solution, number 1, number 2 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 aqueous solution। ओके बेटा जी, इन दोनों के आप बताओगे और दोनों में आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे प्लेटिनम, बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो मैंने आपको अब तक इलेक्ट्रोलाइसिस में जो समझाया उसके अकॉर्डिंग ये 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं, आप इनके आंसर्स दें कमेंट बॉक्स में जाकर के। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।